बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पूरा दिन हमने रिकवरी का सिलसिला देखा। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग पॉजिटिव जोन में हुई। 79,300 के लेवल पे 100 इंडेक्स बंद हुआ। 497 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। इनफैक्ट हाई लेवल 100 इंडेक्स का रहा 79,700 और इनफैक्ट लो 79,000 का रहा। थोड़ी बहुत कलेक्शन आई थी बीच में, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आज मार्केट बेहतर थी। 228 कंपनियों के शेयर में इजाफा और सिर्फ 154 कंपनियों के शेयर में हमने कमी देखी। इसके अलावा इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर 9 पैसे महंगा हो गया है। 278 रुपये 41 पैसे से बढ़कर इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये पे फरोख्त हो रहा है। रिजर्व अगर हमारे बेहतर होंगे तो डॉलर की कीमत में कमी होगी। इसके अलावा स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शेड्यूल जारी कर दिया है। 29 जुलाई को आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। गवर्नर स्टेट बैंक मीडिया ब्रीफिंग के जरिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। महंगाई में कमी से शरह सूद में 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्के है, जबकि बिजनेस कम्युनिटी ने महंगाई कम होने पर यह मुतालबा किया है कि इंटरेस्ट रेट को कम से कम 3 से 4% घटाया जाए। इसके अलावा IPPs का इशू इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट चल रहा है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सूबों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हुकूमत को प्रेशर दे रही है कि IPPs के जो माहदे हैं उस पर नज़रसानी की जाए। कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से जो माहदों में शिक है उसको ख़त्म किया जाए। IPPs जो बंद हैं उनको जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में रकम दी जा रही है उनके माहदों पर नज़रसानी की जाए, उनको IPPs को फारिग किया जाए। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर में सोने की कीमत में 2,300 रुपये का इजाफा हो गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना इजाफे के बाद 2,52,800 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $22 इजाफे से $2,413 हो गई, जिसकी वजह से मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम के अंदर सैलरीड क्लास के इशूज़ के हवाले से भी बात करेंगे। तनख्वाहदार तबका एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है। मुख्तलिफ फोरम्स पर मुल्क भर में सैलरीड क्लास एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि टैक्सेस जो आयद किए गए हैं भारी भरकम सैल्यूट क्लास पर उस पर नज़रसानी करें, वरना अदालत जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। IPPs के हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। IMF ने $7 अरब देने का इशारा तो दे दिया है, लेकिन क्या इससे कबल हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए तैयारी कर रही है? किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे? आइंदा आने वाले दिनों में क्या मौसी चैलेंजेस होंगे? इन सब को हम तफसीली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। या वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं SM तनवीर, साबिक सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत रह चुके हैं और इस वक्त पैटर्न इन चीफ हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया SM तनवीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। IPPs के खिलाफ फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। इजाज़ गौहर इस वक्त आप लोगों के कैंपेन में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं आप लोग। तो ये IPPs का मसला तो बहुत पुराना है, इससे कबल आप लोग कहाँ थे और एकदम से आप लोग एक यकजा हो गए और IPPs के खिलाफ शोर कर रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों पेश आ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल है। और हुआ ये है कि आपको पता है कि हमारा एक ग्रुप है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, जिसने इस साल फेडरेशन का चार्ज लिया। जी, फेडरेशन में आने के बाद हमने अपना एक विजन बनाया है, विजन 2030, जो हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को 100 बिलियन के ऊपर लेके जाना है। अब 100 बिलियन की एक्सपोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जब हमारा स्वॉट एनालिसिस किया गया तो सबसे बड़ी जो वीकनेसेस और जो थ्रेट आ रही है वो बिजली की आ रही है। जी, पूरे रीजन में आपको पता है कि 6 सेंट की बिजली है और दुनिया रिसर्च करके 4 सेंट की तरफ जा रही है। अब अगर हमारे मुल्क में अगर 16 सेंट की बिजली मिलेगी तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी, कैसे एक्सपोर्ट होगी और कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे? इसके ऊपर हमने जो अब शोर इसलिए मचाया कि हमने अपने टारगेट को अचीव करना है और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। तो जो आपने सवाल पूछा क्या वजह, उसका रीजन ये सामने है। जी। इससे पहले जो ग्रुप फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था, तो क्या उसकी तरजीहात ये नहीं थी कि IPPs के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए? क्योंकि उस वक्त निगरान सूबाई वजीर इजाज़ गौहर जो आज आपके साथ हैं, उस वक्त फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो आए तो उन्होंने बड़ी तनकीद की थी बिजनेस कम्युनिटी पर। आज वो उसी बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे हुए हैं, तो ये दोहरा म्यार क्यों है? नहीं, दोहरा म्यार नहीं है। गौहर एजाज साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, उसके बाद एनर्जी मिनिस्टर नहीं थे और कॉमर्स 5 महीने का टाइम मिला था। 5 महीने के टाइम में ही तो सारी गेम सामने आई कि वो क्या रहा है मुल्क के साथ। तो IPPs का मसला तो SM तनवीर साहब बड़ा पुराना है। कैपेसिटी पेमेंट का मसला तो बड़ा पुराना है और मुख्तलिफ अदवार में इस हवाले से तनकीद होती रहती थी, लेकिन इस दफा ही क्यों इतना ज्यादा शोरगुल हुआ है? हर दौर में इंडस्ट्री को बिजली जो है ना वो आप सस्ते रेट पे दे देती है हुकूमत आके।
जब आप मेरे को 9 सेंट की आज बिजली दे दोगे सस्ता, तो मेरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री आज सरवाइव नहीं कर रही है। अगर आप 16 सेंट की बिजली दोगे तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। जी। ऑलरेडी 25% बिजली रिड्यूस हो चुकी है। 25% का मतलब है इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आज रेट सुबह ठीक कर दें तो मसला हल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम रेट कैसे ठीक करें, क्योंकि हम ये कैपेसिटी चार्जेस कहां से जाके लें। अब ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अगर आज 2.6 ट्रिलियन रुपए है तो ये अगले साल 3 हो जाएगा, उसके अगले साल 4 हो जाएगा। ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मसला, अगर आप कुछ साल पहले जाएंगे तो ये बहुत छोटा था, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से गवर्नमेंट भी फंस गई है, इंडस्ट्री जी। भी फंस गई है, एक आम आवाम भी पिस गई है इसके अंदर आके। आप लोगों ने पीएम से मुलाकातें की हैं, बार बार पीएम से आप लोग मिलते हैं, तो पीएम के सामने जब आपने ये मसला रखा तो उनके क्या अल्फाज थे इस हवाले से? लेकिन नहीं, हम तो हर जगह शोर मचा रहे हैं, जी। मुलाकातें भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि ये मसला है। गवर्नमेंट कहती है हम क्या करें कि यहाँ पर तो सॉवरेन गारंटी दी हुई है। हम कहते हैं अगर गलत डील गवर्नमेंट ने की है तो हम क्या करें, हमारी इंडस्ट्री मर गई, आम आवाम मर गई, तो हमारा क्या कसूर है? जिसने गलती की है वो जाके भुगत लेना उसका खामियाना। तो गवर्नमेंट के तो खुद के इसमें शेयर्स हैं मुफ्त। ये जो मेरे पास लिस्ट है इस वक्त स्क्रीन पे भी चल रही है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, उनके आईपीपीज हैं, खुद एक आईपीपी आपका भी है। अब गवर्नमेंट ने सॉवरेन गारंटी दी है, मुल्क से बढ़कर तो गारंटी नहीं हो सकती, नज़रसानी की जा सकती है मुआहदों पर। तो आपने जब वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से मुलाकात की, तो उसमें आपने ये मसला जब सामने रखा तो उनके तसल्ली बख्श कोई जवाब आया या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए? नहीं, देखिए, नहीं, उनको सीरियस होना पड़ेगा। गोल मोल बातें करना, वक्त को जाया करना, उस वक्त के हिसाब से जवाब देकर निकल जाना अब सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ने जो करना है, गवर्नमेंट ने फैसला करना है, मसले का हल करना है। हमें जवाब दे दे। मैं जवाब का क्या करूं यार, मेरे जी। से जवाब से गुजारा नहीं है। मुझे 9 सेंट एंड बिलो की बिजली चाहिए है। आप जवाब दे के फिर 16 सेंट की बिजली दे दें, हमारा नहीं है गुजारा। तो हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें मसले का हल चाहिए। हमें गवर्नमेंट जवाब देती है कि आईपीपी के अगर मैं 2.6 ट्रिलियन रुपए दे रहे हैं तो हम कहां से लाएं? हमारा कसूर है। जिसने पे किया, जिसने गलती की है, वो जाके लाए ना पैसे, वो उसका सोल्यूशन दे दे। इंडस्ट्री को अगर आपने चलाना है, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, टैक्सेस को बढ़ाना है। देखिए ना, 9.4 ट्रिलियन से आपने 12.9 ट्रिलियन टैक्स का अपना टारगेट सेट कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली 13 ट्रिलियन का। जी। तो अगर आपने 41% आपने उसमें ज्यादा मांग रहे हो, इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो टैक्स कहां से लेकर आओगे? एक बंद इंडस्ट्री कमाएगी तो टैक्स देगी ना, अगर बिल्कुल। इंडस्ट्री कमाएगी नहीं तो टैक्स कहां से देगी? एसएम तनवीर साहब, जितनी भी टॉप बिजनेस कम्युनिटी है उन सब के आईपीपीज हैं तकरीबन, और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान के 20 में हिस्से हैं। आपका भी एक आईपीपी है, तो उस पर क्या कहेंगे? लेकिन मेरा आईपीपी है। मुझे तो 5 दिन पहले किसी मीडिया वाले ने पूछा कि मेरी फैमिली का आईपीपी है, आपका आईपीपी है? तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, पब्लिक में सवाल पूछे ना मुझसे, आप ये क्या पूछ रहे हैं? यही तो मैं शोर कर रहा हूँ कि इस मुल्क में 4 सेंट का भी आईपीपी लगा हुआ है, 16 का भी लगा हुआ है। जो आपके कौन से सेंट का आईपीपी है? मैं 4 सेंट वाला हूँ। अच्छा, आप यही 4 तो सेंट वाले यही हैं, तो मैं शोर कर रहा हूँ। यानी आप कम बोझ डाल रहे हैं मुल्क की तो मईशत 16 पर। सेंट का क्या चीज लग गई है, ये पूछे, उनसे सवाल पूछे, गवर्नमेंट पूछे, इसका सोल्यूशन निकाले। अच्छा, वैसे तनवीर साहब, 16 सेंट वाले कौन कौन से हैं और कितने आईपीपीज हैं? सर ये लिस्ट आपके सामने चल रही है जी। ना, आप उसको देखें ना। सर, इसमें थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दें कि 16 सेंट के कौन कौन से आईपीपीज हैं, कौन से बड़े बड़े ग्रुप्स के हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े, गोल अहमद का भी नाम आ रहा है, थर कोल का भी आ रहा है, थर एनर्जी का भी आ रहा है, इसमें मंशा ग्रुप का भी आ रहा है, दाऊद ग्रुप का भी आ रहा है, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, कौन कौन से हैं थोड़ा बता दें। सर एज अ पॉलिसी मैं ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का नाम लूंगा, मैं किसी आईपीपी वाले का नाम लूंगा। अच्छा। सारी कौम को पता है, मीडिया में हर जगह आ रहा है, वो वहां से देख ले। हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। अच्छा, ये बताएं कि 16 सेंट के जो आईपीपीज हैं वो उनकी तादाद बता सकते हैं कि कितने हैं? मेजॉरिटी जो है ना, जो जो 4 सेंट पे लगे हैं, जी। वो लगे मेरे ख्याल में 7 या 8 हैं, और मेजॉरिटी जो है ये 14 और 16 सेंट के लगे हुए हैं। अच्छा, तो हमारे प्रोग्राम में कल साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम आए थे, सुहेल वजाद। उन्होंने कहा है कि ये जितने भी आईपीपीज हैं इनका फ्रांजिक ऑडिट होना चाहिए, आप लोगों का भी ये मुतालबा है। उनका ये कहना था कि अगर फ्रांजिक ऑडिट होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के शवाहिद सामने आ जाएंगे। इस हवाले से आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं आईपीपीज के मसले को लेकर,
तो जी बिल्कुल। क्या आप लोगों ने स्टेट बैंक को अपनी पिटिशन में नॉमिनेट किया है कि स्टेट बैंक भी इस हवाले से देखे कि जो पैसा ऑफशोर कंपनीज के जरिए बाहर जाता है या नहीं जाता है, या क्या करप्शन हुई है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस हवाले से आपने अपनी दरख्वास्त में स्टेट बैंक का नाम शामिल किया है? सर पहले जो सुहेल साहब मेरे साथ भी एक प्रोग्राम में आए थे, और जो हम्म, सुहेल साहब बात करते हैं मैं उससे 100% एग्री करता हूं। वो भी यही कहते हैं कि जो फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाना है वो एक ऑनेस्ट आदमी या ऑनेस्ट टीम लेकर आइएगा कि प्रॉपर ऑडिट हो। ऐसे ना हो कि फिर वहां पर भी घटम घोटाला हो जाए और कुछ भी ना पता चले, नंबर 1। जी। नंबर 2, जो आप बात करते हैं कि FIA को देना है या मनी लॉन्ड्रिंग है, अभी अभी तो नहीं, मैंने हम नहीं कहा, ये सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब ने कल बात बोली है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और बिल्कुल इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन तो हुई है क्योंकि टैक्सेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए FPCCI ने कल हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की है। जी। उसमें हमने अपने लॉयर्स की अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल लेने के बाद फिर लॉयर का काम है कि कहाँ कहाँ पर जाना है। हमें पाकिस्तान का बेस्ट लॉयर हायर करना है। जी। वो लॉयर जो जो डिटेल बताएगा उसके हिसाब से हम मूव करेंगे। स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड लेंगे आप लोग? सर ये लॉयर फैसला करेगा जब टीम आ जाएगी। जो आप टीम लोगों का एजेंडा क्या है? आप लोगों की डायरेक्शन में स्टेट बैंक है, वो तो लॉयर तो फैसला करेगा, आपकी भी तो डायरेक्शन होगी ना। सर वो जब लॉयर आप बैठेगा तो वो हमारे को गाइड करेगा कि किस तरीके से चलना है। तो मैं अभी अगर टाइम से पहले बोल दूं तो शायद मैं कहीं गलत बात ना करूं। अच्छा, एसएम तनवीर साहब, इस वक्त हम लोग जिस दौराहे पे खड़े हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, ऑफशोर कंपनीज के जरिए मुस्तकिल पैसा बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारी क्या डायरेक्शन होगी? मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पर क्या हम कभी अमल कर पाएंगे? लेकिन सर यही तो हम रो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क एशियन टाइगर बने। हम यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। हमारे बच्चे बार बार कारोबार की या बार नौकरियों की बात करते हैं और मुल्क छोड़ छोड़ के यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यही तो रोना है हमारा। हम कहते हैं कि किसी हाल में भी इसको प्रोटेक्ट कर लें। हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हम टैक्स पे करेंगे, हम एक्सपोर्ट लेकर आएंगे और हम ब्रेन ड्रेन को रोकेंगे। इस वक्त जितनी स्पीड से ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो अच्छा नहीं है हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अब इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है या इस वक्त जो SIFC बैठी हुई है, वो भी सब चाहते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करें, और वो भी दिन रात इस पे मेहनत कर रहे हैं और वो परेशान है। तो हम उनके साथ हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है, उसको ठीक कर दो, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आर्मी चीफ से इस हवाले से रब्ता किया, SIFC से रब्ता किया, कोई लेटर लिखा कि काइंडली ये कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से आप लोग एक्शन लें, अदरवाइज इंडस्ट्रीज को ताले लग जाएंगे? आखिर में जी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें एक SIFC में एक जनरल साहब हैं जो ये इकोनॉमी की साइड को देखते हैं, उनसे भी हमारी मुलाकातें हो रही हैं। और हम गवर्नमेंट में भी, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर तो आए हुए थे हमारे पास यहाँ पर, जी। उनसे भी मुलाकात की। और हर जगह पर हर दरवाज़ा हम खटका रहे हैं और मीडिया का चैनल भी यूज़ कर रहे हैं कि हम अपनी बात को पहुँचा सकें कि इस मसले का हल करके दें हमारे को। SIFC से जब आपने रब्ता किया तो वहाँ से क्या कमेंट्स आए, क्या रिस्पॉन्स आया? सर वो भी परेशान हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और आपको अनकरीब खुशखबरी देंगे। SIFC ने कहा है कि अनकरीब खुशखबरी देंगे, जो IPPs बंद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और जो चल रहे हैं उनके ऊपर एक कमेटी बना दें जो इतनी ज्यादा फाल ना हो, तो मामला तो जू का तू ही रहेगा। सर वो फैसला करेंगे, हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या करेंगे, बट उनको भी उनकी नॉलेज में हम लेकर आ गए हुए हैं और वो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैपेसिटी चार्जेस के मसले को फिलफौर हल किया जाए। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुख्तलिफ फोरम से रब्ता करना शुरू कर दिया है। SIFC की तरफ से इनको रिस्पॉन्स मिला है ग्रीन। SIFC ने कहा है बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी देंगे। वाकई इंडस्ट्रीज को ताले लग रहे हैं, महंगी बिजली महंगी गैस के साथ इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल नहीं है। हम बहुत पीछे जा रहे हैं, हमारी GDP इस वक्त गिर रही है क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी लोकलाइजेशन है, हमारी एक्सपोर्ट है, वो सब मुतासर हो गई है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड करीब IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ बैक प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर बराए वफाकी वजीर खजाना रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पावर डेफिसिट हमारा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है IPPs की वजह से, कैपेसिटी चार्जेस के गलत मुआहदे किए गए, इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। तो इससे कबल जो हुकूमतें थीं उन्होंने IPPs पर एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने कोई क्यों पॉलिसी नहीं बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को हमेशा सोचना चाहिए कि कोई भी दुनिया में ये गेम चेंजर्स नहीं होते। IPPs का
जो इशू है उसको पिछले अगर 1-1.5 साल में ये इशू ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट है वो तवातर से इस तरह इंक्रीज़ हुई जैसे जैसे 2015 ऑनवर्ड्स के जो मुआहदे हैं, जो कि स्पेशली चाइनीज़ अंडर सीपेक हैं, वो ऐड हुए और जो 15-17 अरब डॉलर इनमें हमने वापस करना है वो ऐड होता चला गया। सो एक तो बात मतलब क्लैरिटी ये है कि इसको हल करना है अगर हमने, तो इससे आपकी बिजली की कॉस्ट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही सब्सटैंटिवली चेंज हो जाएगी, पर 3 से 4 रुपए यूनिट का इफेक्ट आ सकता है अगर चाइनीज से हम ये एग्री करवा लें कि पाकिस्तान की जो अगले 3 से 4 साल की पेमेंट है उसको मुहित कर दें अगले 10 साल पे। सो वी वुड हैव टू पे अ हायर अमाउंट बिकॉज हमें मार्कअप में पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये है रीप्रोफाइलिंग का इफेक्ट। पर याद रखिए कि बार बार हमें सारा बोझ इस पे शिफ्ट करते हुए सारी डिस्कशन इस पे चली गई है। आज भी हमारा टैरिफ जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि बिजली की डिमांड बढ़ सके। आज भी हमने पाकिस्तान को मतलब जिसको कहते हैं ट्रू पीक आवर्स उस पर नहीं मूव किया। गैस, हर कोल, ये सारे वो चीज़ें हैं जो करके हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम कर सकते हैं। प्राइवेट मैनेजमेंट में डिस्कोस को देना, आज 25-30 साल से ये गुजारिश है अथॉरिटी से कि इस पे काम करते रहें, वो कर रहे हैं, बट हम इख्तिताम पर नहीं पहुंच पा रहे। सो लेट्स थिंक दिस थ्रू कि ये सिर्फ एक IPPs को अगेन हम एक चूँकि ऐसा एक जिससे कहीं एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि हम एक इशू को उठा लेते हैं और हम समझते हैं कि उस इशू से शायद कोई मसला हल हो जाएगा। कुल्ली तौर पे ये हल नहीं होगा, कतई तौर पे ये हल नहीं होगा। इसको हल करने के लिए जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं ये सब करनी पड़ेंगी। फिर आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, एनर्जी मिनिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें जो पावर, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, इनको एक एनर्जी सोर्स रख के सोचे। फिर आपके मिसाइल जो एक CTBCM है जिसको हम पावर मार्केट कहते हैं, एनर्जी मार्केट कहते हैं। अब मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ कि जी हम पावर मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। सो आस्क द रेगुलेटर कि क्या हुआ उस मार्केट का। आज भी हुकूमत बिजली खरीदती है, हुकूमत बिजली बनाती है, उसकी कीमत का तयन करती है, कौन कितनी बिजली बना रहा है उसका तयन करती है, कितने प्लांट लगने हैं उसका तयन करती है। दिस इज द रियल इशू माय फ्रेंड। अगर इन इश्यूज को हल नहीं करेंगे, अगर पावर मार्केट नहीं बनाएंगे, अगर उन 26% लोगों से वापस बिजली नहीं लेंगे, गैस वापस नहीं लेंगे और उससे बिजली सस्ती नहीं बनाएंगे, तो ये सारे मसाइल उसी तरह रहेंगे। चाइनीज से बात करने से पहले मैं आखिरी बात करूं, उनके 470 अरब रुपए देने हैं, उसका जरूर शेड्यूल बनाकर लेकर जाएं साथ जब उनसे गुफ्तगू करें। चाइनीज के पैसे, कल ही उन्होंने पाकिस्तान में हमारी अथॉरिटीज़ को ये कहा कि हमारी जो रिपैट्रिएशन है उसके मसाइल स्टेट बैंक की वजह से हैं, उसको हल करें और अपना प्लान जो मैंने सारी चीज़ें आपको कही हैं उसका रखें। तो चाइनीज़ भी आपको ये जो जिसे कहेंगे IPPs के मुआहदे हैं उसमें छूट दे देंगे। आखिरी बात, IPPs 52%, 50% तो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, उनसे तो आपने खुद ये चीज़ तय करनी है। जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे भी ये चीज़ खुद तय करनी है, वो भी आप करें। पर जो सारे पहले के काम हैं, जो 600 अरब रुपए का नुकसान होने इस साल जा रहे हैं, उसका हल करें, उसका हल निकालें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में एनर्जी मिनिस्टर आता है, उसका ताल्लुक एनर्जी लाइन से नहीं होता, एनर्जी डिपार्टमेंट से नहीं होता। एक तो मेरा ये आपसे सवाल है कि हम क्यों मिनिस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंसाफ से काम नहीं लेते। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये 52-55% IPPs गवर्नमेंट ने खुद ने हल करने हैं, तो जो साबका हुकूमतें थीं उन्होंने क्यों हल नहीं किया? क्या मामला आड़े आ जाता है? क्या कोई कहीं से प्रेशर आ जाता है, या करप्शन की वजह से या मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मामला नहीं उठता है? और जो एग्रीमेंट्स के अंदर ये शिक डाली गई है कि इन्फ्लेशन बेस और एक्सचेंज बेस और इंटरेस्ट रेट बेस, तो ये शिकें अगर ख़त्म हो जाती हैं तो इससे कितना इम्पैक्ट आएगा? तो आपका जो ये सारे सवाल हैं उनका जवाब उसी में है, जब तक आप इम्पोर्टेंट की पोजीशंस पर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट नहीं करेंगे पाकिस्तान में, जब तक आप प्रोफेशनल्स को एनर्जी मिनिस्ट्री जिसमें पावर भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर भी है,
और पाकिस्तान की गैस भी है। जी। इन चारों को पहले तो एक एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएंगे, उस एनर्जी मिनिस्ट्री को एम्पावर करेंगे थ्रू प्रोफेशनल सेटअप जिसने इसको चलाना है। देखिए, याद रखिए, एनर्जी इन पाकिस्तान इज अ गवर्नेंस इशू, इट्स नॉट अ टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू तो मैनिफेस्टेशन है उस गवर्नेंस इशू की, जिसपे आप ऐसी पॉलिसी प्लानिंग नहीं कर पाए। आज 44,000 मेगावाट बिजली नेम प्लेट कैपेसिटी पे है, विंटर्स में 10,000 मेगावाट यूज होती है। हमें इतनी तो समझ है ना कि उस 10,000 मेगावाट को बढ़ाना है किसी तरह, उसके हमने क्या मेजर्स ले लिए हैं। ये तो पिछले 10 साल से मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत में भी और बाहर भी कि यार गैस विड्रॉ करें और बिजली पे सबको शिफ्ट करें, सो दैट वुड हेल्प यू गेट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अप टू 20,000 मेगावाट पर यूनिट। कॉस्ट वैसे ही ड्रॉप कर जाएगी। अब आप मुझे बताएं ना, कौन रोक रहा है आपको ये करने से? और ये सारे मसाइल का हल जो है वो जिसे कहेंगे ना, इट लाइज इन द प्लेस वेयर कॉम्पिटेंस एंड HR इज द की इशू। मिनिस्ट्रीज में भी और आपके स्टेट रेगुलेटर्स में भी, नेपरा में भी, ओगरा में भी, वहाँ भी अभी तक अपॉइंटमेंट्स इस तरह चल रही हैं कि मेंबर आपने किसी प्रोविंस से लेना है। गुजारिश ये है कि आपको टेक्निकल मेंबर्स चाहिए, चाहे वो टैरिफ का मेंबर हो या अदर प्रोफेशनल एरियाज के मेंबर हो। इस सारे इशू को हल नहीं करेंगे तो यू कैन रियली कम बैक टू मी 3 years फ्रॉम नाउ, आई विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग, बिकॉज इनका हल जो है वो पड़ा हुआ ही इस कॉम्पिटेंस के चैलेंज को हल करने में। आउटसोर्स थिंकिंग, कहीं से प्रोजेक्ट लेके मीटरिंग करवा ली, कहीं से प्रोजेक्ट लेके पाकिस्तान का प्रोजेक्ट्स लगा लिए पाकिस्तान में, ऐसे चलेगा नहीं मसला। थिंकिंग अपनी हमें वापस लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या हमारे मुल्क में एनर्जी के इश्यूज हल हो जाएंगे? IPPs का ये मसला हल हो जाएगा, इंडस्ट्रीज चलने लगेंगी, हम अपनी एक डायरेक्शन में चलेंगे, या फिर ये मामला जूं का तू ही रहेगा, थोड़ा सा शोर उठेगा और ये वक्ती तौर पे हो रहा है सब कुछ? देखिए, मैं गुजारिश फिर रखूंगा, अगर इसकी समरी ये है कि मसाइल जो है वो सप्लाई साइड के भी हल करने हैं, डिमांड साइड के भी हल करने हैं, टैरिफ को भी ठीक करना है, लोकल प्रोडक्शन की तरफ भी, जो थर्कोल है, जो विंड है, जो सोलर है, ये सारा भी ठीक करना है। एनर्जी की जो इशू है वो गवर्नेंस का इशू है। अगर तो ये सारे को हम एक, जिसे आप कहेंगे होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड प्लानिंग में देखेंगे, तो ये भी एक जुज है इस पूरे पजल का जो मैंने भी आपके सामने रखी है। वो है IPPs के साथ रीप्रोफाइल करना अपने डेट को। ये हल हो जाएगा, बल है, बट यू हैव टू गो टू देम बाय सेइंग कि आप पाकिस्तान के ये मसाइल खुद सारे हल करने को तैयार हो गए हैं और आप हल कर रहे हैं, और आप चाइनीज को फिर जाकर ये कह सकते हैं ना कि मैंने ये सारा प्रोग्राम हल कर लिया है। अगर चाइनीज मुझे ये खड़े होके कहें कि भाई आप 600 अरब का तो खुद नुकसान करने जा रहे हैं, पहले उसमें से पैसे ले लीजिए। अगर वो मुझे कहें कि आप अगर अपने टैरिफ का डिजाइन ठीक कर देंगे तो पाकिस्तान की बिजली की खपत बढ़ जाएगी, तो आपका तो खुद ही पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगा, फिर मैं उनको क्या कहूँगा? तो मैं तो आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, और मुझे कभी उम्मीद है कि जब भी गुफ्तगू करने जाएंगे चाइनीज के साथ, तो ये सारे जो आंसर्स हैं, जिन चीज़ों को सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं, ये लेकर जाएंगे। बिकॉज चाइनीज आपसे पूछेंगे कि आपने अपने एंड पे क्या किया है। मैं भी आपसे यही पूछता, अगर आप मुझे सेटिस्फाई करते तो मैं ये कहता कि आपने अपने एंड पे बहुत कुछ किया है और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने ये सारा प्रोग्राम बना लिया है, डिज़ाइन फ्रेमवर्क बना लिया है, टीम पुट टुगेदर कर दी है और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर उसमें से एक हिस्सा सीपेक के जो रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट है वो करके डाला जा सकता तो हम डाल देते। एक और बात यह है कि इसका एक और हल भी है। मैं ये तो मेरा हल नंबर 1 था जो मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि रीप्रोफाइलिंग कर लीजिए। लेट से कि रीप्रोफाइलिंग करने को वो तैयार नहीं होते, थोड़ी देर के लिए अस्यूम कर लें। तो इसका दूसरा हल भी है और वो बहुत जिसे कहेंगे डूएबल है। वो ये है कि यही पैसे हम कहीं और से बोरो करके चाइनीज का लोन उतार दें और अगले 10 साल की बोरोइंग करके, यानी कि एक डेट की रीफाइनेंसिंग करा दें। So there is not only one solution to this, there are many solutions. But do we have the team, do we have the sense, do we have the design framework to do all this? That remains to be the key question. ये बताएं कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो पाएगा जब हम चाइना जाएंगे, चाइना को कन्विंस कर पाएंगे इन हालात में खास तौर पे? That is the question which is $1 million question, but मुझे कभी उम्मीद है कि एक सेंसिबल टीम जो है वो ये सारे सवालात के जवाब और ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं पॉलिसी के, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, ये सारे साथ लेकर जाएगी और उनको बड़ा कंफर्टेबली कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ये इतना काम हमारे एंड पे हुआ है।
क्योंकि असल बात यह है कि ये सारा काम हमारे एंड पे इसलिए होना है कि हमने इस चीज को अपने लिए ठीक करना है। आई मीन पावर सेक्टर को, गैस सेक्टर को, वाटर को और पेट्रोलियम को, यानी कि एनर्जी सेक्टर को हमने पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग को चलाने के लिए, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाने के लिए ठीक करना है ना। सो अगर ये हमने अपने लिए करना है तो मुझे इससे क्या वास्ता है कि चाइनीज को मैं कन्विंस करूं या ना करूं। मैं तो अपने लिए जब ये काम कर लूंगा तो दुनिया मेरे पास आ जाएगी ये इन्वेस्ट करने के लिए। फिर मैं चाहे रीफाइनेंस कराऊं वो प्रोजेक्ट या चाइनीज से जाके निगोशिएट करूं, ये दोनों ऑप्शंस इंशाल्लाह खुल जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अथॉरिटीज जहां हम खड़े हुए हैं वहां पे दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू डू ऑल द होमवर्क बिफोर दे टॉक टू चाइना। डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि 29 जुलाई को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अफरात ज़र की शरह में कमी वाक़ई हुई है। बिजनेस कम्युनिटी ये उम्मीद लगा के बैठी है कि 3 से 4% शरह सूद कम हो जाएगी। आप समझते हैं कि इतना बड़ा कट लगेगा या 100 बेसिस 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी होगी? देखिए, ये तो बिकॉज डेटा ड्रिवन होती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो डेटा प्रेजेंट होगा मॉनेटरी कमेटी को, मैं बेहतर तो उस डेटे को देख के ही कह सकता हूँ। बट ये बात तो यहाँ है ना कि 20.5% पे आपका पॉलिसी रेट है, CPI 12.6% पे है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी डाउन है, जो इन्फ्लेशन कोर है वो भी डाउन है। सो इसको देखते हुए रूम तो है पाकिस्तान के पास, बट दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान एक IMF के साथ एंगेजमेंट में है। IMF बहुत ज़्यादा रूम नहीं दे रहा पाकिस्तान को, और मैं ये भी देखता हूँ कि हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो शायद इतना हार्ड निगोशिएट नहीं कर रही हैं IMF के साथ और उनको कन्विंस नहीं कर पा रही। आई थिंक अब मौका ये है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है तो उनको कन्विंस करें कि रूम क्रिएट हो गया है, मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करना चाहिए, और वो इसलिए करना चाहिए कि हमारी स्टैगनेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी इंडस्ट्री स्टैगनेंट है, हमारी बिजली की खपत ड्रॉप कर रही है, हमारी नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, तो देयर इज रूम टू डू इट। सो आई रियली होप कि ये कन्विंसिंग फंड को करके, फंड से एग्रीमेंट करके वी कैन पुश फॉर अ मॉनेटरी ईजिंग, और हम एक खातिर खा ईजिंग जो है वो देख पाएंगे जब मॉनेटरी अनाउंसमेंट होगी नेक्स्ट, जब भी मॉनेटरी कमेटी मिलेगी। यानी IMF को राजी करने के बाद ही हम इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, अदरवाइज CPI को सामने रखते हुए स्टेट बैंक कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। अलोन MPC जो है वो शायद इस वक्त कर नहीं सकती। जब भी आप फंड के साथ प्रोग्राम में होते हैं तो इन कंसल्टेशन ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट अगर आपके पास इकोनॉमिक मॉडलिंग ठीक हो, अगर आप उनको कन्विंस कर पाएं, जो कि करना चाहिए, डेटा सामने हो, तो आपको ये यू शुड बी एबल टू डू इट। एंड आई रियली होप कि अगर यू नो द गुड फोक्स एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हु हैव टेक्निकल इंफॉर्मेशन, हु हैव टेक्निकल नो हाउ एंड कैन मॉडल एंड शो टू द IMF कि आने वाले दिनों में कैसे इन्फ्लेशन जो है वो संभली रहेगी। बट इन्फ्लेशन याद रखिए इस वक्त एक अपटिक दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन में, और उसकी वजह पाकिस्तान की बढ़ती हुई एनर्जी प्राइसेस, पाकिस्तान की फूड प्राइसेस भी थोड़ी सी रिवर्स हुई हैं। इन चीज़ों को मैं SPI 73 से 3 हफ्ते जो है वो बढ़ा हुआ है। सो रूम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक मॉडलिंग आपको ये दिखाएगी कि you know in the coming months आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव कर सकते हैं, क्योंकि रुपए को भी मुस्तहकम रखना जो है वो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और उसके लिए IMF आपको ये कहेगा कि इंटरेस्ट रेट को या पॉलिसी रेट को आप टाइटेंड ही रखिए। बट आई ऑन द अदर हैंड जो मैंने आपके पास सामने फैक्टर्स रखे हैं जो नेसेसरी हैं टू मूव ऑन टू अ मोर ईजिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, आई एम श्योर कि फंड को हम ये कन्विंस कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। IMF को कन्विंस करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के हवाले से। बहरहाल महंगाई की शरह में कमी तो हुई है, लेकिन पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, इससे ग्राउंड रियलिटी पर बिजली की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ है। रूम है, कम कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को, लेकिन IMF के प्लान में है। IMF को राजी के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। अब 29 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा, देखना ये कि स्टेट बैंक इसमें क्या फैसला करता है। या मुख्तलिफ ब्रेक का हमारे साथ ही एक प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नासिर हुसैन ताबानी, जनरल सेक्रेटरी हैं सैलरीड क्लास अलायंस ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तनख्वाह तबके पर बोझ पड़ गया है, बजट के बाद से आप लोग तजब्जुब का शिकार हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, हम लोगों ने तमाम फोरम्स को अप्रोच किया, हमने FBR को भी लेटर लिखा, हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के थ्रू भी अपनी गुजारिश पेश की, बल्कि
इस बात पे तो इस दफ़ा सभी मुत्तफ़िक हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 60% टैक्स बढ़ा दिया गया तनख्वाहदार तबके पर, इनकम टैक्स। तो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुँच जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँच जाए कि ये इस तरह से टैक्स बढ़ाने के बाद लोगों के लिए गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि दूसरे टैक्सेस भी हैं, यूटिलिटी चार्जेस बढ़ गए, सबको पता है। तो अब हमने ये तरीका इख्तियार किया है कि मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी इस्लामाबाद में 2 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, कराची में हमने एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट किया है पीआईडीसी हाउस के पास। फिर हमने पिछले हफ्ते मतलब पिछले हफ्ते, क्योंकि पिछला हफ्ता आपको पता है अशूरा की वजह से हमने नहीं किया उसके एहतराम में, तो उससे पिछले हफ्ते हमने जुम्मे के दिन पूरी एक वॉक मुनक्किद की थी शाइन कॉम्प्लेक्स से लेकर आए चंडीगढ़ रोड। जो लोग कराची में रहते हैं वो वाकिफ हैं, वो भी हमने वॉक मुनक्किद की, जिसमें लोग अपने लंच टाइम को छोड़ के उस वॉक में शिरकत के लिए आए थे और उसके बाद फिर अपने कामों को चले गए थे। कल हमने कराची प्रेस क्लब के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था कि, और उसमें लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि ये जो तनख्वाहदार तबके पे मुस्तकिल टैक्स का इजाफा है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और सेक्टर को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए और तनख्वाहदार तबके पर पिछले साल के टैक्स बहाल किए जाएं, 1 लाख माहाना तनख्वाह वाले का टैक्स खत्म किया जाए और जो टैक्स क्रेडिट एग्जम्पशन थे वो भी बहाल किया जाए। तो हमने मुतालबात हुकूमत के सामने कब तक प्रोटेस्ट करेंगे, क्या शेड्यूल है, कितने दिन तक आप लोगों ने प्लान कर रखा है कि अब हमने इन शहरों में प्रोटेस्ट करना है? देखें, इंशाल्लाह आज लाहौर में प्रोटेस्ट है शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पर जी और इसके बाद कल पेशावर में भी है प्रोटेस्ट। तो देखें हर शहर के, क्योंकि मसला ये सबका है, पूरे पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबके का मसला है, तो हर शहर में लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं हुकाम तक, तो वो निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से भी हमें भरपूर मौका मिल रहा है कि अपनी आवाज़ पहुंचाएं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले हफ्ते हम कराची में इंशाल्लाह फिर प्रोटेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम लीगल ग्राउंड्स पर भी काम करें, क्योंकि देखिए बात सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स देना पड़ रहा है तो हमें बुरा लग रहा है, हमें पता है हमें हुकूमत के कामों के लिए टैक्स देना है, लेकिन देखें आप ये देखें अगर इस तरह से एक ही वन साइडेड टैक्स में इजाफा होता रहेगा, कोई सहूलियत नहीं मिलेंगी, तो जो पाकिस्तान में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, उसकी वजह से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए पाकिस्तान ब्यूरो नासिर साहब, एक अंदाजे के मुताबिक जब से बजट में सैलरीड क्लास पर टैक्सेस का बोझ लादा गया है, कुछ फिगर्स हैं अंदाजे के मुताबिक कितने लोग जॉब स्विच कर गए हैं, कितने लोगों ने जॉब छोड़ दी है, बाहर चले गए, कुछ इस हवाले से आपने वर्किंग की है? बिल्कुल, ये मैं आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का डेटा शेयर करता हूं आपके साथ जी कि पाकिस्तान में पिछले साल 2023 के कैलेंडर ईयर की मैं बात करूं, उसमें 8,60,000 लोग मुल्क छोड़ के चले गए और उसमें तकरीबन आधी तादाद आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो स्किल्ड और आला तालीम याफ्ता लोगों की, और उससे आप सरकारी अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेट अलग है जी, मतलब जो लोग ये बाकायदा जो ब्यूरो के थ्रू रजिस्टर होके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके गए उनकी बात हो रही है। बिल्कुल, उसके अलावा इस साल 2024 में भी 6 महीने ही मैं समझूं गुजरे हैं, उसके अंदर तकरीबन 8 लाख के करीब लोग जा चुके हैं, जिसमें 4 लाख हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ये सारा प्रिंटेड डेटा अवेलेबल है, मुख्तलिफ आप बिजनेस वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे सब चीजें मौजूद हैं। तो आप सोचें अगर इस तेजी से तालीम याफ्ता तबका मुल्क छोड़ता रहेगा तो क्या आप ये नहीं समझते कि मुल्क में इदारे कौन चलाएगा, चाहे वो सरकारी इदारे हों चाहे वो प्राइवेट इदारे हों। तो ये तो ओवरऑल एक मुल्क का लॉस है कि उस मुल्क की तरक्की एफिशिएंसी कैसे आएगी अगर इस तरह तालीम याफ्ता लोग मुल्क छोड़ के चले। इस पर यकीन करें जी, आप अकाउंटिंग के प्रोफेशन में चले जाएं, आप आईटी के प्रोफेशन में चले जाएं, आप और दूसरे प्रोफेशन में चले जाएं, इस वक्त किसी यंग ग्रेजुएट को या 2-3 साल के एक्सपीरियंस ग्रेजुएट को अपॉइंट करना या उसको जॉब के साथ इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड पाकिस्तान लाइक एनीथिंग। इवन पीपल इन देयर 40s and 50s आर मूविंग अब्रॉड। क्यों? हमें सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो इस वक्त हालात है इसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर बड़ी तेजी से तनख्वाहदार तबका मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। ये बताएं नासिर साहब कि आपके एजेंडे में क्या ये नुक्ता शामिल है कि वो एम्प्लॉइज़ जिनकी तनख्वाह 37,000 होनी चाहिए, कम से कम सैलरी, वो अब कॉर्पोरेट सेक्टर या फैक्ट्रीज या कंपनीज नहीं कर रही, तो क्या इसके खिलाफ भी आप लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अपने प्रोटेस्ट के एजेंडे में ये नुक्ता आप शामिल कर रहे हैं? देखें, जो हमारा सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान है वो तो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इसीलिए आपने देखा अब तक हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं की है जो कानून सेट करो। इवन हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तमाम, ये भी लेबर लॉज में आता है कि अगर वफाक ने बजट में 37,000 के स्केल सेट कर लिया है तो हर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए कम से कम 37,000। और इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं खुद
अपने जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, मैंने खुद अपने लॉयर से पता करवाया, तो अभी तक इस चीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। तो ये भी देखें, ऐलानात हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं हो जाता। बजट तो अप्रूव हो गया है ना, फाइनेंस बिल तो अप्रूव हो गया है नासिर साहब। टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए और 37,000 का जो फिगर है वो भी फिक्स हो गया है जी। अभी तक सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, तो जो इदारे सिंध में है, रजिस्टर्ड हैं, वो कैसे इस कानून पर जो फेडरल के अंडर आते हैं और वहां पर अभी तक इस हवाले से कोई मौसर इकदाम नहीं उठाए गए, तो क्या आपने अपने एजेंडे में ये नुकता शामिल किया है या करेंगे? बिल्कुल रूल ऑफ लॉ, जी बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जो भी लॉ पाकिस्तान के अंदर है, तनख्वाहों से मुतालिक उस पर फॉलो होना चाहिए, और इतने रिलीफ जरूर दें कि जिस बंदे की 1 लाख माना तनख्वाह उसका टैक्स खत्म किया जाए। यानी आप अपने एजेंडे के अंदर ये नुकता भी शामिल करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, मुस्तकबिल में किया जाएगा ये नुकता शामिल। आखिर में ये बता दें, जी बिल्कुल, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? पिटीशन तैयार कर लिए, फाइल कर रहे हैं? देखें, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते थे हमें इस रास्ते पे जाना पड़े, लेकिन अब तक के जो हम देख रहे हैं कि जो भी हम गुजारिशात रख रहे हैं, उस पर ना तो अब तक हमसे कोई राब्ता किया गया है, ना हमने अब तक ऐसा कोई मैसेज देखा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि जिसमें वो कहें कि हाँ, हमें जरूर इस बात को उन्होंने एतराज जरूर किया कि तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स का इजाफी बोझ है वो ज्यादा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी उनके पास गुंजाइश नहीं। लेकिन सर, गुंजाइश कैसे निकलेगी? गुंजाइश ऐसे ही निकलेगी ना, हम आप और सेक्टर को टैक्स करें और इस सेक्टर को रिलीफ दें, क्योंकि ये पैसा जो टैक्स से बचेगा वो भी इस मुल्क की इकोनॉमी पे ही खर्च होगा। बिल्कुल। अदालत कब जा रहे हैं? देखें, इसके लिए हमारी तैयारी साथ साथ चल रही है जी, क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं जब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो पूरी उम्र के साथ जाएं, तो उसके लिए हम डेटा जमा कर रहे हैं और लॉयर्स से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, और हम बहुत मुमकिन है कि हम अगस्त के महीने में अदालत में चले जाएं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन तबानी साहब, आपने तक कीमती वक्त दिया। अगस्त के महीने में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सेल्विट क्लास इंतहाई इसराबी कैफियत पर मुब्तला है, किस तरीके से गुजारा होगा? ना सैलरी बढ़ती है और जो सैलरी मिलती है उसमें टैक्सेस का बोझ बढ़ता जा रहा है और इस बजट के बाद सेल्विट क्लास को मजीद दबा दिया है। अब बात यह है कि वो तबका जो सुबह निकलता है, शाम को घर आता है और रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ है, अब अगर वही ये सोचने लगे कि इस मुल्क में नहीं रहना और हमने बाहर जाना है, और बड़ी तेज़ी से भी सिलसिला देख रहे हैं कि प्रोफेशनल्स, स्किल वर्क फोर्स हमारी बड़ी तेज़ी से मुल्क छोड़कर जा रही है, और बाहर अगर वो अपनी स्किल्स फराम करते हैं, वहाँ पे पैसे कमाते हैं, और उससे हमारी यहाँ की जो खला है, यहाँ पे जो गैप हमारा आ रहा है इंस्टीट्यूशंस में या कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा? क्योंकि मेरिट का तो हमारे मुल्क में कत्लेआम है। तो ये पूरा सर्कल है जो डिस्टर्ब हो गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रिलीफ देना होगा जैसे दूसरे सेक्टर्स को रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर पहले ही से बहुत ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।